हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? दिस इज़ मी प्रियंका पांचाल और आपका वेलकम है केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पे। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है बच्चों, आज मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूँगी कि इस बार जो सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है तो इसकी वजह से भी बहुत सारी टेंशन अभी क्रिएट होने वाली है, क्योंकि जितना सिलेबस रिड्यूस होता है उतना ही बच्चों को क्या है जो मटेरियल होगा वो कम होगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है कि जो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपस में लिंक करते हैं उनको सबको एक साथ में रख दिए गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 जो हमारा बिफोर किससे था, जो रिड्यूस होने से पहले का सिलेबस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका जो इनिशियल पार्ट है वो सेम है, तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। ठीक है, देखो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी की लाइन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या कहते हैं सबसे पहले सुनिए। You have learnt about human reproductive system and its function in chapter 2। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में पहले ही चैप्टर नंबर 2 में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है नाउ लेट डिस्कस ए क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड होता है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ये कैसे रिलेटेड है वो हमको देखना है। ठीक है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म, हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो टर्म है उससे बेसिकली क्या समझते हैं। ठीक है, The term simply refers to healthy reproductive organ with normal function। ठीक है, reproductive health। ठीक है बच्चों, चलो इरेज भी कर देते हैं इसको एक बार। चैप्टर को शुरू करते हैं, चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें कहा है एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है एक टोटल सम होता है कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कितने हेल्दी हैं और उनके जो फंक्शन है वो भी नॉर्मल होने चाहिए। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन। क्लियर है बच्चों? तो एनसीईआरटी की ये लाइन हमारी क्लियर हो जाती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है वो हमारे नॉर्मली काम भी करने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, However, it has a broader perspective and include the emotional, social aspect of reproduction। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम सिर्फ यही नहीं बोलते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है सिर्फ वही एक हेल्दी है या जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है वही सिर्फ हेल्दी होने चाहिए। एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो एक टोटल सम होता है। टोटल सम किसका होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल वेलबींग, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। यानी WHO क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको इक्वल हम मानेंगे? फिजिकल, सोशल, ठीक है, बिहेवियरल प्लस इमोशनल। ठीक है, ये सारे हमारे इसके अंदर आ गए, इमोशनल। ठीक है, अगर कोई सिर्फ रिप्रोडक्शन के वे में हेल्दी है तो ये एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव नहीं होता। एक हेल्दी रिप्रोडक्शन क्या होगा? जिसमें आप फिजिकली भी फिट होंगे, आपका जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, फिजिकली आप एक्टिव हैं, आपके अंदर मतलब जो डिजीज़ है वो बहुत कम है, फिजिकली आप फिट हैं। ठीक है, दूसरा सोशली का मतलब होता है कि आप एक ऐसा इम्पैक्ट अपने समाज के ऊपर लेके जाते हैं जहाँ कि आप एक अच्छा
व्यवहार दूसरों पे पड़ता है, ठीक है, अच्छा आपका इफेक्ट आता है दूसरों पे, दैट इज सोशल, ठीक है। थर्ड है बिहेवियरल। एक हेल्दी रिप्रोडक्शन के लिए जो बिहेवियरल है वो भी आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, व्यवहारिकता जो होती है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनली। इमोशनली आप जो है कनेक्टेबल होने चाहिए दूसरे लोगों के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे, एक हेल्दी समाज कब बनता है, एक हेल्दी समाज सिर्फ रिप्रोडक्शन करने से नहीं होगा, एक हेल्दी समाज बनता है जब आपके पास ये चारों चीज़ें होंगी। जो कोई भी रिप्रोडक्टिवली हेल्थ के लिए आपका फिजिकली और बिहेवियरली, इमोशनली, सोशली फिट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चारों पैरामीटर हैं जो आपकी एनसीईआरटी में इंक्लूड करे गए हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspect might be called reproductively healthy. जिन सभी में फिजिकली, बिहेवियरली, सोशली, इमोशनली जो आपस में मेल फीमेल जो हैं आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगा, कोरिलेशन होगा, तो वही एक हेल्दी रिप्रोडक्टिविटी होगी। क्लियर है बच्चों, ठीक है। उसके बाद है हाँ, वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट आर द मेथड टेकन अप टू अचीव, लेट अस एग्जामिन देम। तो ये कह रहा है कि ऐसी कौन कौन सी सारी चीज़ें हैं कि हम एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं या वो हमें मेंटेन करनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ऐसे क्या क्या मेथड होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिप्रोडक्शन हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी। हाँ, नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं। देखो इसी पे ही हम क्या कर लेते हैं, इरेजर से एक बार मैं यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि यहीं से हमारा सारा चैप्टर ऑलमोस्ट जो है वो शुरू होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे हमें ये मेंटेन करना है, ये सारा इस पैराग्राफ में हम देखने वाले हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो फटाफट से देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लियर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमने पढ़ ली, इसके जो चारों पैरामीटर हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले उसको मेंटेन तो हमें करना है, लेकिन मेंटेन हम कैसे करें उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। प्रॉब्लम क्लियर, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव को रखने के लिए। इसमें है इंडिया वॉज अमंगेस्ट द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसी वो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहले इनिशिएट करा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री, क्लियर। तो इंडिया सबसे पहली कंट्री थी, बाकी जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज थी उनमें इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहले क्या क्या करे थे, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स किसके रिगार्डिंग, ठीक है, प्लान एंड प्रोग्राम्स टू ए नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। भाई टोटल से मतलब आप समझ पा रहे हो, टोटल का मतलब चारों पैरामीटर, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली, टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये इसका गोल था, ठीक है। तो विच कंट्री, इंडिया, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री among all the countries in the world, among all the countries in the world, clear, in the world, ठीक है बच्चों। तो वर्ल्ड में इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बात करी, ऐसे प्लान्स और प्रोग्राम बनाए ताकि हम एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सके, क्लियर। उसके बाद है द प्रोग्राम केम एज द नेम ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये जो पूरा प्रोसेस है ये किसके अंदर आता है, ये आता है फैमिली प्लानिंग के अंदर, फैमिली प्लानिंग, ठीक है।
भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है, फैमिली होती है, ठीक है। तो फैमिली को हमें कैसे प्लान करना है, कितने बच्चे होने चाहिए, कैसा हेल्दी एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं। उस सारों को हमने रख दिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। जो 90s के होंगे उस टाइम आपसे बहुत सारे ऐसे आपके जो बड़े बहन भाई होंगे या जो आपके एल्डर्स होंगे वो आपको अच्छे से बता सकते हैं कि हाँ ऐसे कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने चलाए थे। क्लियर, ठीक है। तो ये इनिशिएट करा गया था 1951 में आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिया के फ्री होने के बाद, ठीक है, मतलब फ्रीडम होने के बाद जो है ये प्रोग्राम चलाए गए थे, ठीक है। तो उसमें क्या है, वर पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड इम्प्रूव्ड प्रोग्राम। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। इसमें है इम्प्रूव्ड प्रोग्राम रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करेंटली in operation under the popular name reproductive and child health care। another most important, ये आपका दूसरा पॉइंट है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, जिसको हम RCH बोलते हैं, RCH, ठीक है। फैमिली प्लानिंग के बाद जो 1951 में इंडिया ने लॉन्च करा था, पूरी जो इंडियन पॉपुलेशन थी उस पर ये अप्लाई करा गया, उसके लिए ये रूल जो है लागू आए गए। उसके बाद जो है दूसरा आया था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर, यानी एक हेल्दी रिप्रोडक्शन के बाद जो एक न्यू बेबी आता है उसकी आपको कैसे केयर करनी है आफ्टर पोस्ट रिप्रोडक्शन, ठीक है, या डिलीवरी के आफ्टर। Creating awareness among people about various reproduction aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these program। सबसे बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे समझाया जाए इंडिया में, क्योंकि इतना सेग्रीगेशन इंडिया में है, हर किसी को आप बहुत इजी वे में नहीं समझा सकते हो कि आपको सिर्फ दो ही बच्चे अच्छे, ऐसे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चले थे। तो स्टार्टिंग में क्या था, लोग जो है बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे लोगों को समझाया जाए फैमिली प्लानिंग क्या होती है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, कितने बच्चे जो है एक फैमिली के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, या हेल्दी रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ये मेजर चैलेंजेस थे गवर्नमेंट के लिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज़ या सपोर्ट दिए गए ताकि एक हेल्दी समाज जो है वो बने। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्या आ गया इसमें, विद द हेल्प ऑफ वीडियो ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया। इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे, कैसे लोगों तक पहुंचाओगे। सपोज करो कोई भी एक प्रॉब्लम है और आपको लोगों को समझाना है, तो आप कैसे, मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप लोगों को समझा सकते हो। क्योंकि पहले उस टाइम पे क्या था, लोग जो है बहुत ज़्यादा किसको, टीवी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, रेडियोज़ को यूज़ करते थे, ठीक है, और जो आपके मतलब आपके वेल नोन है लीडर्स हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा लोग सुनते थे, उनको फॉलो करते थे, उनको मानते थे। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो वीडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल, ठीक है, एंड प्रिंट, ठीक है, प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल, प्रिंट मीडिया आ गए, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, ठीक है। क्योंकि किसी भी प्रसारण के लिए आपको अगर फोरकास्टिंग करनी है, किसी भी चीज़ को फैलाना है, तो मीडिया एक इतना बेहतरीन ज़रिया होता है ताकि अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा सकें और एक इजी वे में उनको समझा सकें। तो उस टाइम पे जितने भी
ऑडियो टीवी जो कि विजुअल में टीवी आ जाएगा, ठीक है। ऑडियो में आपके लोग उस टाइम पे एफएम आकाशवाणी बहुत सुनते थे, तो ये एक माध्यम था कि आप लोगों को कैसे समझाएं। उसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ थी, जैसे कि आरसीएच हो गया, फैमिली प्लानिंग होगी, कुछ नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी इसके साथ जुड़ी ताकि इस प्रोग्राम को जो है मेंटेन करा जा सके, एक हेल्दी प्रोग्राम बनाया जा सके। क्लियर है बच्चों। उसके बाद है क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपर्ट। उसके बाद पेरेंट्स एंड अदर क्लोज रिलेटिव टीचर्स एंड फ्रेंड्स। और इसमें कौन कौन ऐड हुए? टीचर्स, क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। इनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके किसी भी लाइफ में, आपके डिसीजन में, आपके लिए क्या बेहतर है। तो लोग अगर मैं भी हूँ तो मेरे लिए कुछ अच्छा है तो मैं डिस्कस करूँगी अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने रिलेटिव से, ठीक है, या अपने क्लोज फ्रेंड से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझाया गया कि आप इससे रिलेटेड बात करिए, ठीक है, अपने क्लोज फ्रेंड को बताइए, ऐसे मैसेज को सर्कुलेट करिए कि फैमिली प्लानिंग एक प्रोग्राम है, इसके तहत ये इस तरह के क्राइटेरिया हैं, ये आपको फॉलो करना चाहिए, ये आपके बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी एनकरेज टू प्रोवाइड इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ठीक है। सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल द यंग सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन एंड बिलीव इन मिथ एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। बहुत स्टार्टिंग में क्या था, लोग जो है ये सेक्स रिलेटेड एक ऐसा मुद्दा था जिस पे लोग बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ती गई, साइंटिफिक चीज़ें आती गई, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा चलता गया, एक ओपन जो है वो कम्युनिकेशन होने लगे, आपस में बातचीत इस पे लोग करने लगे। तो उसमें सबसे पहला ये भी आया कि जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो 15-16 साल के हैं या उससे कम हैं, या जो अभी ग्रोइंग एज में है, उनको आप स्कूल में आप इस तरह का सिलेबस आप जो है ऐड करिए, ताकि जो बच्चों के मिथ है, कंसेप्शन है, जो भ्रम है, वो सारी चीज़ें दूर हों सेक्स रिलेटेड स्पीसीज को लेके, ठीक है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एल्डोसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, sexually transmitted disease, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescence age. मेन फोकस किस पे करा गया? एल्डोसेंस एज पे, एल्डोसेंट एज। देखो बच्चों, एल्डोसेंट एज एक ऐसी एज होता है जिसमें आप ग्रोइंग होते हैं, जो केमिकल हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यही एक टाइम होता है जिसमें आपको बहुत संभल के रहना होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर पाते, या जो पेरेंट्स हैं वो उनको किसी भी चीज़ के लिए गाइड नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसमें ये एक ऐसा माध्यम था कि जो स्पेशली जो एल्डोसेंस एज है, आप उनको किसी भी चीज़ को लेकर डिस्करेज ना करें, जो मिथ हैं, जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, वो आप सारे उनको बताएं, ठीक है। और जैसे सेक्स रिलेटेड जो डिजीज़ हो गई, जैसे एड्स हो गया, आप एड्स के मुद्दे पे बात करी जाती है, एड्स, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एक सेक्स रिलेटेड डिजीज़ है। तो इसमें जो है खुल के बात करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ होती है, कैसे ये हो सकती है, इसका मैकेनिज्म कैसा है, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रिवेंशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ गई। क्लियर है। उसके बाद हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप। क्लियर है बच्चों। और इसमें ऐसे कपल को चूज़ करा गया, दो तरह के कपल्स को चूज़ करा गया जो कि मैरिजेबल एज में हैं, या कि जिनकी शादी होने वाली है, ठीक है। 20, 21 से 24, मतलब ये एक मैरिजेबल एज होता है। उसके बाद जो है जो कि फर्टाइल कपल हैं या जिनको बच्चे होने वाले हैं, यानी दो ग्रुप को रखा गया। इसके लिए दो ग्रुप जो है सेलेक्ट करे गए, एक तो मैरिजेबल कपल्स या ग्रुप, ठीक है, और दूसरा फर्टाइल कपल, ठीक है। यानी
दो मेन ग्रुप को टारगेट करा गया गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से कि जो जिन लोगों की शादी होने वाली है, जो यंग जनरेशन में, आप उनको एनकरेज करें, सारी चीज़ों के बारे में एजुकेट करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और जो जिनको बेबी होने वाले हैं या फिर जो फैमिली प्लानिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनको जो है इस बारे में बात करिए, ठीक है। क्योंकि यही दो मेन ग्रुप हैं जो आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो इन दोनों को टारगेट इसलिए करना बहुत ज़रूरी था। क्लियर है बच्चों? ठीक है। उसके बाद है केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर्स एंड चाइल्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आई, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। अच्छा, पेजेस देख लेते हैं। अच्छा, ये भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले जो हमें ध्यान देना है, सारे मैरिजेबल ग्रुप हो गए, और दूसरा जो फर्टाइल कपल थे वो हो गया। उसके बाद जितनी भी प्रेग्नेंट मदर्स थी, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट डिलीवरी होती है बेबी की, उसके लिए कैसे केयर करनी है, रोल ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, रोल ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? हाँ, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, नेक्स्ट है, उसके बाद है इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड। देखो बच्चों, हमने दो ग्रुप को टारगेट कर लिया था। उसके बाद जिनको डिलीवरी हो गई है, जो प्रेग्नेंट मदर है, प्रेग्नेंट मदर के लिए क्या क्या सप्लीमेंट होना चाहिए। बहुत सारे आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे जिससे आपने सुना होगा कि हमारे टाइम में तो हमने कुछ नहीं खाते थे, कैल्शियम नहीं खाते थे, आयरन नहीं खाते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो बताते हैं कि हमारे लिए तो खाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती ही नहीं थी। तो उस टाइम पर आप समझ सकते हो कि प्रेग्नेंट वूमेन का भी कितना ध्यान रखा हो जाता होगा। लेकिन आज के टाइम में एक हेल्दी डाइट जो है वो फॉलो करनी होती है, रेगुलर विजिट डॉक्टर के पास करनी होती है। क्लियर है? एक हेल्दी चेकअप होता है कि रूटीन चेकअप होता है, सारी उसमें एमनियोसेंटेसिस होता है, बच्चों का पूरा अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, सारी चीज़ें। लेकिन जो पहले का टाइम था, ड्यूरिंग फ्रीडम या बिफोर फ्रीडम, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनके लिए स्पेशली ध्यान रखा गया कि भाई फ्यूचर जनरेशन जो है वो डिपेंड करती है मदर पे, ठीक है। तो यानी एक अच्छा रिप्रोडक्शन जो है वो होना चाहिए, यानी जो बेबी की डिलीवरी है वो भी एक हेल्दी होनी चाहिए, सारे न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों को मिलने चाहिए। क्लियर है? उसके बाद पोस्ट डिलीवरी केयर, ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट है तभी मदर का ध्यान रखा जाए। आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो मदर्स में आ जाती हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना है, वो मदर का पूरा ध्यान रखना है अच्छे से। जो भी उसकी डाइट है, प्रॉपर डाइट उसको दी जानी चाहिए, उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए, बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है रोल ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो रोल होता है वो बेबी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना भी होगा, जो हेल्दी मिल्क जो होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो भी बोलते हैं कि नहीं, बच्चे को तो माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। तो यानी ब्रेस्ट फीडिंग का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। बच्चे और माँ दोनों के लिए ही ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने इसको बनाया है, सारी चीज़ें हैं, तो इसको जैसा बनाया है उसी के हिसाब से रखना चाहिए। क्लियर है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड। देखो बच्चों, उस टाइम पे क्या होता था, जो फीमेल थी या जो लड़कियां थी, अगर ये पता चल जाता है कि हाँ इसको लड़कियां हैं, तो वो पहले ही पेट के अंदर ही उनको जो है मतलब एक तरह से मार दिया जाता था। तो उस टाइम पे ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा था।
अगर 3 लड़कियां हो गई, 4 लड़कियां हो गई तो और उनको चाहिए ही नहीं था, लड़के भले ही चाहे वो कितने भी हो जाए। तो ये एक ऐसा माइंडसेट बन गया था लोगों का कि नहीं, हमें तो लड़कियां चाहे 4 हैं लेकिन उसके बाद भी लड़का तो ज़रूर चाहिए। तो ऐसा एक माइंडसेट था। तो इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए ये सारी पॉलिसीज़ लाई गई, लोगों को अवेयर करा गया, फीमेल्स को या आदमियों को ये समझाया गया कि भाई इक्वल होते हैं दोनों, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो हालांकि धीरे धीरे ये चेंजेस आए, अभी तक भी बहुत चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन हाँ 90% चेंजेस तो ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। क्लियर है बच्चों? तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए मेल और फीमेल चाइल्ड की। नेक्स्ट देख लेती हूँ, इसमें नेक्स्ट है वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंट ब्रिंगिंग अप सोशली। ठीक है, ये सारे हो गए। उसके बाद है कि बहुत सारी ऐसी सोशल चीज़ें होती हैं जो समाज के लिए बहुत ख़राब होती हैं, बहुत एब्यूजिंग होती हैं, उनको हमें रोकना चाहिए। ठीक है, सेक्स अब्यूज़ हो गया या बहुत सारे रेप केसेस हो गए, ऐसे बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस होगी, तो इन सारी चीज़ों पे भी काम करना है। ठीक है, एक हेल्दी समाज कब बनेगा? जब जो फीमेल है, जो घर की फीमेल है वो हेल्दी रहेगी, एक अच्छा बिहेवियरल, अच्छा एनवायरनमेंट होगा उसके लिए, तो सारी चीज़ें ऑब्वियसली अच्छी होंगी। तो ये जितने भी अब्यूज़ थे इनको रोका जाए। क्लियर है? ठीक है, देख लेते हैं और नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद है सोशल इवेंट्स, हम इनको बोलते हैं सोशल इविल्स होती है। सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट दैम एंड नियर बाय बिल्ड अप ए सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। यानी जो हमारी हेल्दी सोसाइटी है, इन सारे जो काम हैं इन सबको हमें रोकना चाहिए। ठीक है, और ये आप कैसे रोक सकते हो? जब आप अपने नियर बाई, अपने क्लोज या फ्रेंड सर्कल जो भी है वो सब लोग भी बहुत हेल्दी हों, उनका जो माइंड सेट हो वो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी वो सोच रखते हों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होता है और इन सब चीज़ों को चेंज करना इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो लेकिन धीरे धीरे जैसे समय चलता जा रहा है उसके साथ साथ जो है चीज़ें वो चेंज होते जा रही हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आ गई हैं। इसमें ऑलमोस्ट ये हमारा हो गया है, देख लेते हैं और क्या इसमें बचता है। ठीक है, एक सेकंड। थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहूँगी किसके बारे में, एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एक बार बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस देखो, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी कोई प्रेग्नेंट मदर होती है तो 14 से 20 वीक्स के आफ्टर जो है जो एमनियोसेंटेटिक एक सैक होता है जो कि फ्लूइड भरा होता है, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें अंदर जो बेबी है वो सर्वाइव करता है। ठीक है, ये सारा एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर जो है बेबी रहता है। सपोज करो ये बेबी है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो है क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। और इस एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू ही बेबी जो है वो सर्वाइव करता है, उसको न्यूट्रिशन, वाटर और बाकी सारी जो रिक्वायर चीज़ें होती हैं वो इसको मिलती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 14 to 20 वीक में, इनिशियल के डेज में ही एक बाय द हेल्प ऑफ सिरिंज, ठीक है, किस तरह के सिरिंज, तो ये जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है ये लिया जाता है और उसमें ये चेक करा जाता है कि उसका जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमें चेक करने होते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, इसमें सारे कोई ये देखते हैं कोई एबनॉर्मल क्रोमोसोम या एबनॉर्मल जीन्स तो नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इसका भी एक गलत यूज़ लोग करने लगे थे। इसमें क्या होता है, इसमें सेक्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि मेल है या फीमेल है। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ था, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस ऐसे हुए जिनको बच्चियों को जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद ही मार दिया जाता था। ठीक है, जिसके बाद गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड भी किया, ठीक है, कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये अच्छे के लिए किया था, लेकिन लोग इसका भी मिसयूज़ करने लगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि एमनियोसेंटेसिस एक अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए ताकि बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ का पता चल जाए, जो उसके क्रोमोसोम्स हैं या उसकी हेल्दी कंडीशन है वो हमको सारी पता चल जाती है। लेकिन इसके साथ साथ इसका क्या मिसयूज़ हुआ कि जो उसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो होने लगा, जिसकी वजह से बहुत सारी अब्यूजिंग चीज़ें हुई, लड़कियों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किल करना शुरू हुआ, और वो इतना हो गया था बहुत ही ज़्यादा सीवियर केसेस में। ठीक है, तो उसके बाद जो है बहुत सारे आपने देखा भी कि डॉक्टर के बाहर एक सबसे पहले बोर्ड लगा होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रोहिबिटेड, सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रोहिबिटेड। तो कहने का मतलब क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए मेल के लिए फीमेल के। अगर 2 लड़कियां हैं, 2 बेटी हैं या 1 बेटी हैं तो वही इनफ है। ठीक है, एक हेल्दी समाज के लिए चाहे बेटा हो बेटी हो, वो सेट करता है, उसका माइंड सेट कैसा होता है, वो क्या अपने समाज को देता है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और ये चेंजेस हो भी रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो एमनियोसेंटेसिस में ये प्रोसेस था। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक देख लेती हूँ, इसमें क्या है। मोस्ट वैसे आज हम यही कवर करने वाले थे। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है जो हमारा CDRI था लखनऊ में, ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर इन इंडिया। ठीक है, लखनऊ में था। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि सबसे पहले ना प्रीवियस टाइम में, मतलब बहुत पहले टाइम में, आज से 1960s में या 70s 80s की बात करें तो उस टाइम पे सहेली नाम की एक टैबलेट आती थी। ठीक है, तो सहेली नाम की जो टैबलेट थी उसका जो डोजेस था वो 1 वीक पर टैबलेट रहता था, वो फीमेल को लेनी होती थी। और ये एक मतलब ये था कि अगर आपको प्रेगनेंसी को रोकना है, ठीक है, पोस्ट करना है, मतलब एक गैप आपको लेना है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो ड्रग थी वो किसने बनाई थी? CDRI ने, सहेली। यू कैन चेक। ये क्या करती है, जो एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है ये उसको रिड्यूस करती है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो ये सारा एक ओवरव्यू सा हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। बाकी अब जो रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है बच्चों तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आई एम ऑल्सो अवेलेबल एट एनी टाइम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैप्टर को गो थ्रू करिए, जो भी इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज लगती हैं, डाउट्स लगते हैं तो यू कैन फ्री टू आस्क। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आप भी एक हेल्दी समाज को बिल्डअप करिए बच्चों। तो आज के इसी हेल्दी नोट के साथ सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू, वेलकम। चलो ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।